distribution of like objects. Distribution of like objects. मार्कर से लिखे क्या सर आज? अजय सर मार्कर से लिखे क्या? कोई तो लिखा है मार्कर से. चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स. जैसे मेरे पास लाइक ऑब्जेक्ट्स मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n identical objects among r persons is n identical objects among r person is n plus r minus 1 c r minus 1. क्या है? n plus r minus 1 c r minus 1. ठीक है. जैसे मान लीजिए मेरे पास 25 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, और 5 पर्सन्स हैं. तो बांटने का तरीका क्या होगा? 25 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1 कितना होगा? ये 29 C4. ये क्या चीज है भाई? व्हाट इज दिस? है ना, ये क्या चीज है? क्या चीज? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1. ये समझने की कोशिश करते हैं. ठीक, यहां तक क्लियर है? तो पहले मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाऊंगा. ऑफ टॉपिक जाऊंगा मतलब इधर उधर जाऊंगा. मेरे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 पर्सन है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका होगा? सब लोग लिखो कॉपी में, है ना. दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट 3 पर्सन में बांटना. डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका होगा? थोड़ा लॉजिक भी होना चाहिए ना. मैं आपसे पूछूंगा, जो भी आपका नंबर होगा, है ना, जो भी आपको फाइनल आंसर आएगा वो आपको लॉजिकली भी आपको डिफाइन करना होना चाहिए. सर इतने तरीके आए और ये तरीके. पहले ऑब्जेक्ट को बांटने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके. P1 को दिए, P2 को दिए, P3 को दिए, या तो दिए ही नहीं. दूसरे ऑब्जेक्ट को भी बांटने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके. तो टोटल 16 तरीके से बढ़ सकता है. -1 कर देंगे तो अगर 15, ये क्या होगा? 1 और मोर बांटने के तरीके. अगर 1 और मोर बोले रहता तो ये आंसर होता. ठीक है. 1 और मोर को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, या तो एक ऑब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट को. 16 में एक तरीका वो भी है जो कि बिना डिस्ट्रीब्यूट किए आप लोग आ गए. अब सोचिए यार, ये क्या है? 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और 3 पर्सन है. यहां पे 16 क्यों नहीं लिखा गया? यहां पे वो n प्लस आर माइनस 1 मतलब 2 प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 क्यों लिखा जा रहा है? वो तो खैर बाद में आएंगे. पहले आप लोग लॉजिकली सोचो कि ये यहां पे क्यों नहीं काम आया. मन में एक बार सोचिए, ये चीज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्यों काम नहीं आई? वाई? ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए O1 O2. तो A को O1 मिले, B को O2 मिले, या A को O2 मिले, B को O1 मिले, ये दोनों सेम चीज है, आइडेंटिकल रहेगा ऑब्जेक्ट तो. लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या करा जाएगा? अलग अलग काउंट किया जाएगा. इसलिए अगर ये तरीका इसमें अपना दोगे तो ओवर काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों सेम ही चीज है. तो उन लोगों ने मॉडल कैसे किया? ये n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 लेके कैसे आए वो देखते हैं. उन्होंने क्या किया? मेरे पास मतलब मान लो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और r पर्सन है. तो उन्होंने एक सेटअप बनाया. ऑब्जेक्ट्स को ऐसे गोला बोल दिया और पर्सन को ऐसे डंडी बोल दिया. सबसे पहले एक पर्सन को बाहर किया,
सबसे पहले क्या किया, एक पर्सन को बाहर कर दिया, चलो हटो तुम बाहर जाओ। फिर ये n ऑब्जेक्ट्स और r-1 पर्सन को एक रो में जितने भी तरीके से अरेंज कर सकते थे उतने तरीके से अरेंज करे। मतलब 0 1 0 0 0 1 1 0 ऐसे करते करते, समझ रहे बात को? ऐसे जितने भी तरीके से अरेंज कर सकते थे वो अरेंज किए, ठीक है। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, कितने लोग हैं टोटल, ये n प्लस r-1 लोग हैं, कितने तरीके से होंगे अरेंज होंगे, n प्लस r-1 फैक्टोरियल, जिसमें से n गोले रिपीट हो रहे हैं और r-1 पर्सन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, n प्लस r-1 cr-1। और उन्होंने बोला कि जो भी डंडा खड़ा है उसके सामने वाला ऑब्जेक्ट उस आदमी का है, जो भी डंडा खड़ा है उसके सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, उस आदमी का। तो इसका कितना ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट। इसको एक ऑब्जेक्ट देने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट देने के अनेक तरीके थोड़ी ना होते हैं। इसके सामने 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं मान लो, तो इसको देने के कितने तरीके हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है गोला, तो इसके कितने हैं, 0, उसको देने के कितना तरीका आता है, 1। और जो पीछे जो रह गया, वो जो बाहर जो है ना उसके लिए, इसके पीछे जो रह गया वो बाहर जो है उसके लिए। तो जब बांटने का आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को वो एक एक देना या 2 देने का तरीका तो एक ही होगा ना एक आदमी को। तो इसलिए बस ये जितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं वही आपका क्या हो गया, आंसर। आई बात समझ में, बोलिए पक्का। अब यहां पे इस पे ऐसे भी लिख सकते हो, n c r-1 c n प्लस r-1 माइनस r-1, वही वाला फॉर्मूला, n c r इज इक्वल टू n c n माइनस r, दोनों सेम होता है। तो ये और ये कट जाएगा, तो ये दोनों सेम होता है, n प्लस 1 c r-1 और n प्लस 1 c n, दोनों क्या चीज है, सेम चीज है। ओके, जैसे 5c3 आया तो 5c2 भी लिख सकता हूं ना उसको, वही चीज बोल रहे हैं। कोई इशू किसी को? तो क्या लिखेंगे, 20 प्लस कितने लोग हैं, 4, 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1, तो कितना होगा ये 23 c 3। कोई इशू? सेकंड, ये ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये सेम है। ईच शुड गेट एटलीस्ट वंस, शुड गेट एटलीस्ट 1। तो हम क्या करेंगे, सबको पहले एक एक दे देंगे, फिर बचे हुए ऑब्जेक्ट्स को बांट देंगे। तो सबको एक एक दे दिए तो कितने ऑब्जेक्ट बचे, सबको एक एक देने का कितना तरीका है, एक ही तरीका है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है ना। तो एक तरीका से सबको एक एक दे दिए, फिर बचे 16 ऑब्जेक्ट, तो 16 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1। ए शुड गेट एटलीस्ट 7 ऑब्जेक्ट्स, और ब्रैकेट में है ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ए को कम से कम 7 मिलने चाहिए, तो ए को 7 दे दिए पहले, ए को 7 दे दिए, मतलब कितने बचे ऑब्जेक्ट, 13, तो 20 में से 7 चले गए 13। अब 13 को कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में, कितना आया 16c, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर ए 5 से ज्यादा होना चाहिए और 8 से कम होना चाहिए, और बाकी सब सेम है ना, बाकी सब चीजें सेम है। ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 5 से ज्यादा होना चाहिए और 8 से कम होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर ए शुड बी ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 8। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 से ज्यादा दे देंगे, कम से कम 5 दे देंगे। तो कम से कम 5 मतलब क्या, 5 दे दिए एक को तो कितने बचे 15, तो 15 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1, कितना हुआ ये
18। अब उसमें से वो वाले केसेस घटा देंगे जिसमें इसको 9 या 9 से ज्यादा मिला है। उसमें से वो वाले केस घटा देंगे जिसमें इसको क्या मिला है, 9 या 9 से ज्यादा। आ रही बात समझ में? पक्का? तो 9 या 9 से ज्यादा मिलने के लिए ए को 9 दे दिए, तो बचे कितने ऑब्जेक्ट्स? 11। कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में। कितना आ रहा है ये समझ में आया? ये एटलीस्ट 5 और ये उसमें से एटलीस्ट 9 वाले घटा दिए हम लोग। ओके, क्या डाउट है? बोलो। क्यों नहीं दे सकते? और 8 से ज्यादा नहीं दे सकते? अरे ए को 5 से ज्यादा वाले, ए को 5 वाले केस, 5 से ज्यादा वाले केस में ए को पूरे 20 के 20 मिल गए, वो भी तो केस है। तो ए को 5 से ज्यादा वाले केस में से वो केस घटा दिए जिसमें उसको 9 या 9 से ज्यादा मिला है। नहीं समझ पाए? 5 से ज्यादा होना चाहिए और 8 या 8 से कम। क्लियर है? तो 5 दे दिए, कम से कम 5 दे दिए, तो उसमें 5 से लेके 20 तक सारे केसेस इन्वॉल्व है। 5 से लेके 20 तक सारे केसेस इन्वॉल्व है। तो उसमें से 9 से लेके 20 तक वाले को माइनस करेंगे तभी तो 5 से 8 वाला केस निकलेगा। और बोलो कि सेटिस्फाइड हो? हैं? नहीं हो? है सेटिस्फाइड सब? बढ़े आगे। चलिए, फिफ्थ, ए को मिलेगा 5 से 8 और बी को मिलेगा 8 से 12 कि 11 कर दूं? चलो ठीक है, 12 कर दी। ये दोनों चीज होने चाहिए, ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। करिए। ये केस 1, Na को 5 से ज्यादा और Nb को 8 या 8 से ज्यादा। Na को 5 दे दिए, Nb को 8 दे दिए, तो बचे कितने ऑब्जेक्ट्स मेरे पास? 7 बचे ना। तो 7 + 4 - 1 C4 - 1। बचे हुए ऑब्जेक्ट्स को बांटने का तरीका कितना होता है बच्चों? ये 10 C3। केस 2, बच्चों अब उनमें से ए को 8 से ज्यादा मिल गया है वाले केस को माइनस करना पड़ेगा। तो ए को 8 से ज्यादा मतलब ए को कितना? 9। और उस समय बी वाले को नॉर्मल रखिए, सिर्फ ए के कारण वायलेशन लिख रहे हैं। 9 और 8 कितने हो गए? 17। कितने ऑब्जेक्ट बचे? 3। तो 3 + 3 - 1 C3 - 1 कितना आ रहा देखिए? 4 - 1 सॉरी, 6 C3। फिर केस 3, अब ए का एज इट इज, ए का नॉर्मल, बी का वायलेशन। बी को 13 मिल गया है ना। तो कितना होगा ये? कितने ऑब्जेक्ट बचे? 2। 2 + 4 - 1 C4 - 1 कितना होता है? कितना हुआ? और फिर केस 4, दोनों का वायलेशन। Na को मिल गया कितना? 9। और Nb को कितना मिल गया? 13। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, और होता तो क्या करते? पहले टोटल माइनस एक एक का वायलेशन, 6C3 + 5C3, 6C3 + 5C3, फिर प्लस दोनों के कारण वायलेशन जो भी आता। अगर होता तो यहां पे तो 0 है, कुछ होता तो लिख देते। फिर वैसे अगर 3 होते, तो 3 लोग होते तो पहले 1 लिखते, पहले टोटल लिख देते, फिर एक एक के कारण जो गड़बड़ हो रही है उसको माइनस करते, फिर 2-2 का पेयर बना के उसको प्लस करते, फिर 3 वाला फिर माइनस करते। ओके, कोई दिक्कत नहीं? क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x + y + z = 10। मतलब
x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली हम इसको क्या सोचेंगे, 10 को 3 लोगों में बांटना है। 10 एक है मेरे पास, उसको 3 लोगों में बांटना है, इंटीजर्स बांटने हैं बोल के। तो क्या लिखोगे, 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, कितना हुआ बच्चों, 12c2। कैलकुलेट कर लीजिए तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। सबको क्लियर, सुन में आया? पक्का नहीं सुन में आया? बढ़िया, आगे। पिछले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है, इस बार नॉन नेगेटिव नहीं बोला है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, x 1 से बड़ा तो एटलीस्ट 1 हो गया, तो x को 1 दे दो, y को 1 दे दो, z को 1 दे दो, तो कितने बच गए मेरे पास, 9। तीनों को एक एक दे दिए हम लोग, तो कितने बच गए, 9। तो 9 को कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। कितना आएगा, 11c2 कितना होता है। अच्छा, और इसको ऐसे सॉल्व करने के ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, कई लोग करते हैं। इसको लिख दिए x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बोल दिया कैपिटल X, इसको बोल दिया कैपिटल Y, इसको बोल दिया कैपिटल Z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि हम किस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं, कैपिटल मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले को। तो यहां पे तीनों साइड -1 कर दो, कितना बचा, 9। इसको कैपिटल X लिख दिए, कैपिटल Y लिख दिए, कैपिटल Z लिख दिए। अब 9 को कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में। तो कैसे लिखेंगे, 9 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। समझ में आई बात। तो ये जो इक्वेशन रहता है उसमें आदमी क्या रहता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो जो भी आपको एडजस्ट करना है वो कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। चलो, अगर समझ में आई तो ये समझो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मेरे को। x ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, z ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। इंटीजर सॉल्यूशन ना, इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉइंट वाले नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, करके बताऊं। x ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो उसको लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अरे बात समझ में, इंटीजर मतलब 2 से बड़ा इंटीजर तो 3 होता है, कुछ और होता है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तो चाहिए हमको, वैसे ही है जैसा लिखा है वैसे ही है। z ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको लिख देंगे x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बोल देना है कैपिटल X, ये स्मॉल y है, और इसको बोल देना है कैपिटल Z। ठीक है, तो देखिए x में क्या चाहिए मेरे को, -3 चाहिए, y में कुछ नहीं करना है, z में क्या चाहिए मेरे को, +1। तो जो ऑपरेशन -3 और +1 यहां किए हो वो यहां पे भी कर दो। अरे बात समझ में। तो ये कितना बन गया, ये क्या बन गया, कैपिटल X, ये स्मॉल y, और ये क्या बन गया, कैपिटल Z। बराबर ये कितना हुआ बच्चों, कितना। अब 10 को कितने लोगों में बांटना है, तो 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 कितना होता है ये, कितना। आ रही बात समझ में, पक्का। और ऐसा रहता x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 2, z ग्रेटर देन 3, ऐसा रहता। तो क्या करते, इसको करने के दो ही तरीके, जैसे अभी मैं बताया वो। इसको लिख सकते हैं क्या, x ग्रेटर इक्वल्स टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। यही मतलब हुआ। अब x को 2 दे दो, y को 3 दे दो, और z को 4 दे दो। कितना हो गया, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, मतलब कितना दे दिए, 9 दे दिए। तो बचे कितने, 3। 3 को 3 लोगों में बांटना है, तो 3 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1।
कितना हो गया ये 5C2 कितना होता है? आ रही बात समझ में? पक्का याद रखिएगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए है। अब फ्रैक्शन या रियल नंबर बोल दोगे तो अनेक सॉल्यूशन होता है ना, 10.1 2.7 ऐसा टाइप का, माइनस कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना बात को? तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2w इज इक्वल टू 20। क्लियर है बात? तब हम क्या करेंगे, x को मैंने दे दिया क्या बच्चों, w को पहले 1 दे दिया या w को पहले 0 दे दिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा 20। तो 20 को 3 लोगों में बांटना है, कितना होगा 22C2। फिर w को मैंने 1 दे दिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा 18। तो 18 प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 तो कितना आएगा 20C2। फिर w को मैंने क्या दे दिया 2 दे दिया, w को 2 दिया तो कितना आएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आएगा बच्चों 16। तो 16 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 तो कितना है 18C2। फिर w को 3 दे सकते हो। तो ऐसे करके इतने तरीके होंगे। तो कौन कौन से तरीके, पहला तरीका क्या था 20C2 20C2 18C2 16C2 कहां तक जाएगा 2C2 प्लस 1 भी होगा बच्चों, नहीं 2C2 ही 1 होता है, 2C2 ही 1 होता है। w की जगह 10 डालोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना मिलेगा, तो 0 को 3 लोगों में बांटना है तो वही 2C2 है। ओके समझ में आ रही बात? पक्का? चलिए ये क्या दिया हुआ देखो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 20। इसको सॉल्व करने के दो तरीके है ना, अलग अलग केसेस बनाना है। केस 1 x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 20। केस 1 कितना होगा ये 20 प्लस 4 माइनस 1 C 4 माइनस 1 कितना होता है देखो बताओ 23C3। फिर केस 2 20 से छोटा ही होना चाहिए, तो क्या भी हो सकता है 19 हो सकता है, तो क्या लिखेंगे 19 प्लस 4 माइनस 1 C 4 माइनस 1 कितना होगा, जोर से बोलो 20 यार 22C3। फिर केस 3 दोनों सबका सब मिल गया क्या 18 कितना होगा 21C3। ऐसे करते 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 केस जो भी है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 0 है ना, लेस देन 20। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है तो 0 भी हो सकता है सम। तो क्या लिखेंगे 0 प्लस 4 माइनस 1 C 4 माइनस 1 ये कितना आएगा 3C3। अब सबको क्या करना है ऐड, तो एडिशन है बच्चों 3C3 प्लस 4C3 प्लस 5C3 कहां तक 23C3। बच्चों अभी के लिए याद रख लो इसको, अगर 3C3 से चालू हुआ है और 20C3 तक गया है 23C3 तक गया है तो इसका आंसर होगा 24C4। क्या होगा इसका आंसर 24C4। लिख देता हूं मैं आपको क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है, लिख देता हूं KCK प्लस K प्लस 1CK प्लस K प्लस 2CK ऐसे करते करते NCK ये होता है N प्लस 1CK प्लस 1। ये कैसे आता है मैं आपको बाइनोमियल में समझा दूंगा। 4-5 मिनट का डेरिवेशन है, 4 मिनट 2 मिनट रखो ठीक है। अभी के लिए याद रखो, जैसे अगर ये आया क्या 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 ऐसे करते करते क्या 10C2, तो इसका आंसर क्या होगा नीचे एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 3, ऊपर भी एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 11। ठीक है। अच्छा अगर ये है देखो 4C2 प्लस 5C2 प्लस 6C2 ऐसे करते थे 12C2, तो इसमें लग पाएगी ये प्रॉपर्टी नहीं, क्यों 2C2 से शुरू होना था उसको, तो 2C2 ऐड किए 3C2 ऐड किए और यहां पे क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट।
तो ये इतने का आंसर क्या हो जाएगा? 13C3 -1 -3। अरे बात समझ में? ओके अब इसी से रिलेटेड, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपको एक सवाल लिख के दे रहा हूं, आप उसको मेरे को जवाब लिख के देना। ये है, यही सवाल है। 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग 5 पर्सन। यहां पे जो भी केस है, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी तक बाकी सब में क्या था? ऑल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। इस बार क्या लिखा हूं? एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड नो रिस्ट्रिक्शन। आगे कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लगाइए दिमाग, आंसर बताइए। सबसे पहला है एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या लिखेंगे? एग्जैक्टली 1 डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जैक्टली 1 मतलब एक ऑब्जेक्ट को 4 लोगों में बांटना है, तो कैसे लिखेंगे? 1 + 4 - 1 C4 - 1 कितना आ रहा है? 4C3। फिर एग्जैक्टली 2 बांट सकते हैं, तो कैसे लिखोगे? 2 + 4 - 1 C4 - 1 कितना होगा? 5C3। फिर एग्जैक्टली 3 बांट सकते हैं, वो क्या होगा? 3 + 4 - 1 C4 - 1 तो कितना होगा? 6C3। पूरे के पूरे एग्जैक्टली 20 बांट सकते हैं, तो 20 + 4 - 1 C4 - 1 कितना हुआ? ये 23C3। इन सबको ऐड करना है बच्चों, 4C3 + 5C3 प्लस ऐसे करते करते 23C3। किसकी कमी है? 3C3 की कमी है, तो यहां प्लस किए और यहां माइनस कर दिए, तो ये कितना होगा? 24C4। और 3C3 कितना होता है? 1। तो 24C4 - 1। आ रही बात समझ में सबको? बढ़ो आगे। अलग अलग केसेस का मतलब समझते हो? एक केस में अगर कुछ एक बढ़ गया तो दूसरा नहीं सोचना रहता है, एक केस के अंतर्गत। ऐसा नहीं कि एक केस 1 बनाए फिर केस 2 बनाए, तो केस 1 बना के उसका जो लिख दिया, केस 2 में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केसेस शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहां थे हम लोग? हाँ, ये वाले क्वेश्चन पे थे बच्चों। इसको अप्रोच करने का एक और तरीका है। ये वाले क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका है? एक और तरीका, x + y + z + w <= 20। हम यहां पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे, x + y + z + w + t = 20, है ना? और t की वैल्यू क्या है? > 0। बताओ, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये जो है, ये चारों इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? थोड़ा सोच के जवाब दो। t की वैल्यू 0 डाल दिया तो x + y + z + w कितना होगा? 20। उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। t की अगर 1 डाल दिया तो x + y + z + w = कितना होगा? 19। उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 डाल दिया, मतलब इस इक्वेशन के जितने भी इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे वही क्या मेरे होंगे? आंसर होंगे। नहीं सुन में? बीस से बड़ा कैसा? क्या मतलब समझा नहीं, बोलो। हाँ नहीं, टी 20 से बड़ा नहीं, ये इक्वेशन जो अब इस इक्वेशन को जो सॉल्व कर रहे हो वो कैसे सॉल्व कर रहे हो? अब इसका इसी का सॉल्यूशन लिखते हो ना तुम, 20 + 5 - 1 C 5 - 1, इसी का सॉल्यूशन लिखते हो ना। ये जो लिखते हो n + r - 1 C r - 1, इस इक्वेशन में तभी लिखते हो ना जब ये तीनों 0 से बड़े हो, तो नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता वो।
नहीं डाल सकते ना, ऑप्शन ही नहीं है। टी 20 से बड़ा डाल दोगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो फिर इस कंडीशन से इसका ये फॉर्मूला तो उसी के लिए यूज होता है जब ये तीनों चीज चारों चीज ऐसा हो। ये फॉर्मूला बाकी किसी के लिए यूज होता ही नहीं, और हमको ऐसे ही आंसर चाहिए ना। आ रही बात समझ में? अभी भी समझ में आया? मन रखने के लिए मत बोलो। दिव्यांश कितना आएगा? 24C4। अच्छा ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन 20 रहता तो क्या करते? हम ऐसे करते, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस टी इक्वल्स टू 20 और t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 डालते। आ रही बात समझ में? यही नए नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन है मैं बाकी लोगों के। आ रही बात समझ में प्रज्ञान बाबू? जब अब t 1 से बड़ा होगा तो ये चीज हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बच्चों को। मतलब इस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन हैं इस कंडीशन वाले, वो हमारे गिवन रिक्वायर्ड उसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है? t को कम से कम 1 दे देना है। t को 1 दे दिए तो बचे कितने ऑब्जेक्ट? 19 को कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में बांटना है। t को और भी दे सकते हो, t को और दोगे तभी तो ये बाकी इनइक्वालिटीज आएंगे। t को सिर्फ 1 दे के थोड़ी सेटिस्फाई करा देना है। कितना आएगा ये? 23C4। आ रही बात समझ में? पक्का? आना बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू 19 कहां लिखा है? हाँ तो अनगिनत सॉल्यूशन नहीं होंगे ग्रेटर देन 19 के लिए। x प्लस स्मॉलर के लिए सॉल्यूशन होगा ना। अरे ये थोड़ी ना सॉल्व करने बोल देगा x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन 20। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? इसके तो अनगिनत सॉल्यूशन होंगे ना भाई। कुछ भी डालूं मैं, 10 50 100 150 25 750 कुछ भी डाल दूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। ओके तो लेस देन वाले ही आएंगे सॉल्व करने के लिए। ग्रेटर देन सॉल्व करना चाह रहे हो तो सो डेट नो टू पर्सन रिसीव सेम नंबर ऑफ एप्पल्स, तो उसके लिए क्या करेंगे? टोटल माइनस सेम नंबर ऑफ एप्पल्स, 2 लोगों को सेम मिल जाए। तो टोटल क्या है? 13 ऑब्जेक्ट्स 3 लोगों में बांटना है, तो 13 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 कितना होता है ये? 15C2। ये कितना होता है? 15 इंटू 14/2 कितना होता है? 105 माइनस। अब सेम नंबर ऑफ एप्पल, 2 लोगों को 1 एप्पल मिला हो और 1 लोगों को कितना मिला हो? 11। एक तरीका। फिर और वो दाने का तरीका एक ही है, वो देने का तरीका एक ही, दाने का नहीं, वो देने का तरीका एक ही है। फिर अगला 2 2 9 एक तरीका। फिर 3 3 7 एक तरीका। फिर 4 4 8 क्या तरीका? एक। 4 4 8 होता है, 8 और 5। फिर अगला 5 5 3 एक और तरीका। फिर 6 6 1 एक और तरीका। कितने तरीके हुए टोटल? क्या तरीका है वो? 0 0 13। ठीक है, ये तो हुआ क्या? एप्पल्स को डिवाइड करने का तरीका। उसको कितने लोगों को बांटना है? 3 लोगों में, जिसमें 2 लोगों को सेम मिलना है। ठीक है, मतलब जैसे 1 1 11 बांट रहे हो तो किसी एक बार 1 को 11 मिलेगा, बाकी दोनों को सेम मिलेगा। फिर एक बार B को 11 मिलेगा, बाकी दोनों को सेम मिलेगा। फिर एक बार C को 11 मिलेगा, बाकी लोगों को। तो ऐसे 3 ही तरीके होंगे। तो कितना हुआ ये? 7 इंटू 3 कितना हुआ? 105 माइनस 21 84। आ रही बात समझ में? पक्का? बढ़ो आगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस x y z इज इक्वल टू 24। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पता करने हैं और फिर इंटीग्रल सॉल्यूशन भी पता करने हैं, दो चीज पता करनी है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए।
सबसे पहले 24 को फैक्टराइज करो। होगा, यही होगा ना, और क्या होगा? तो जो भी x होगा वो 2 का पावर अल्फा 1 और 3 का पावर बीटा 1 टाइप का होगा। एग्री कर रही पब्लिक? और किसी प्रकार का हो सकता है x? 5 का पावर कुछ हो सकता है? y भी क्या होगा? 2 का पावर अल्फा 2, 3 का पावर बीटा 2। z भी क्या होगा? 2 का पावर अल्फा 3, 3 का पावर बीटा 3। ऐसे ही होगा यार मेरे ख्याल से, और तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई जेड क्या होगा? 2 का पावर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इंटू 3 का पावर बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो यहां पे क्या हो गया? 2 का पावर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इंटू 3 का पावर बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 बराबर क्या हुआ? 2 का पावर 3, 3 का पावर 1। अब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कीजिए तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बराबर क्या? 3। बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 बराबर भी क्या? 1। तो ये क्या है? 3 को 3 लोगों में बांटना है तो 3 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। ये क्या है? 1 को 3 लोगों में बांटना है तो 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। ये कितना है यार? 3 और ये आ रहा है 5C2 मतलब 10। तो टोटल कितने हो गए? दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बच्चों, क्योंकि दोनों चाहिए तब सॉल्यूशन मिलेगा। तो कितने हो गए? 30। तो 30 सॉल्यूशन होंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। 30 किस्म के एक्स वाई जेड हो सकते हैं। ठीक है, पक्का? अब सिर्फ इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये बात समझ में आई ना पिछला आपको? अभी इंटीग्रल सॉल्यूशन में ये हो सकता है कि ऑल थ्री पॉजिटिव हो। एक केस ये हो सकता है ऑल थ्री पॉजिटिव तो अभी निकाले हो, वो कितने हो गए? 30। और कैसे एक्स वाई जेड 24 आएगा? कोई दो नेगेटिव हो जाए तो भी चल जाएगा। तो एनी 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव। एनी 2 नेगेटिव मतलब क्या? 3 में से कोई भी 2 नेगेटिव, 3 में से 2 चुने वो नेगेटिव, लेकिन दोनों नेगेटिव हो गए तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कितने निकले थे? 30। तो ये कितने हो गए? 90। टोटल कितने हो गए? 100। अरे बात समझ में? कोई दो नेगेटिव भी हो जाए तो भी चल जाएगा। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्व करने का तो तरीका वही है, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो। आ रही बात समझ में? 3C2 का मीनिंग लिखे आप लोग? 3 में से कोई दो नेगेटिव, 30 क्या? वो तो एक्स वाई जेड के जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वो लिखे। दो नेगेटिव हो गया तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही हो गया। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 360। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, करिए। क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 360 का क्या है बताओ? 3 स्क्वायर इंटू 5। तो जो भी x है वो 2 का पावर अल्फा 1, 3 का पावर बीटा 1 और 5 का पावर गामा 1 टाइप का होगा। सिमिलरली y भी क्या होगा? 2 का पावर अल्फा 2, 3 का पावर बीटा 2, 5 का पावर गामा 2 और z क्या होगा? 2 का पावर अल्फा 3, 3 का पावर बीटा 3, 5 का पावर गामा 3 टाइप का होगा। बराबर 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1। अब 2 का पावर क्या बना? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। 3 का पावर क्या बना? बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3। और 5 का पावर क्या बना? गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3। बराबर क्या है? 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 को क्या लिख सकते हैं 3, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 को क्या लिख सकते हैं 2, गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 को क्या लिख सकते हैं 1। तो 3 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, 2 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, 1 प्लस सी 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। कितना कितना आया बच्चों? पहला आ रहा है 5c2, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है 5c2 होता है 10, 4c2 होता है 6 और 3c2 होता है 1। 3c2 है 3 होता है, तो टोटल कितने होंगे 180 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। अब नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं देखिए, नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं देखिए। 180 तो वही पॉजिटिव वाले, अब 3 में से कोई भी 2 नेगेटिव हो जाए इंटू 180, कितना हुआ 180 प्लस 3 इंटू 180 कितना 720। अच्छा तो बच्चों अभी इधर देखिए 1 प्लस एक्स का पावर n, हेडिंग डाल लीजिए मल्टीनोमियल थ्योरम। x प्लस वाई का पावर n, ये होता है बच्चों 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। चलते जाता है, रुकता नहीं है, ठीक है। ओके अब इधर देखिए 1 माइनस एक्स का पावर माइनस आर, 1 माइनस एक्स का पावर माइनस आर, तो कैसे लिखेंगे 1 प्लस एन की जगह क्या है बच्चों माइनस आर, एक्स की जगह क्या है बच्चों माइनस एक्स, है ना। यही फॉर्मूला लगा रहा हूं इसके लिए, ठीक। प्लस एन की जगह है बच्चों माइनस आर, एन की जगह है माइनस आर माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स की जगह है माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई तकलीफ तो नहीं ना आप लोगों को? यहां पे माइनस आर माइनस 1 माइनस आर माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल माइनस आर का क्यूब, माइनस एक्स का क्यूब, सॉरी ना माइनस एक्स का क्यूब, डेट डेट डैश। यहां तक कोई तकलीफ? तो ये क्या बना 1 प्लस आर एक्स, 1 प्लस आर एक्स प्लस ये क्या बनेगा आर इंटू आर प्लस 1, दोनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा तो बाई 2 फैक्टोरियल, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर, इससे भी माइनस, इस हिसाब से माइनस लूंगा तो आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अगला क्या होता है बच्चों आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 बाई 4 फैक्टोरियल एक्स का पावर 4 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर देखिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों, कैसे देखना पड़ेगा ध्यान से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है यहां पे 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0 क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 1 आर,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 2 आर इंटू आर प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल दिख रहा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 3 क्या है बच्चों? आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आप मेरे को बताना ना मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं गलत। आर प्लस 1C2 तो क्या गलत है? इसका शॉर्टकट तरीका मैं यही बताया हूं ना कि नीचे 2 इंटू 1 लिखो, ऊपर 2 लोगों का माइनस लिखो, 2 लोगों का लिख दो मल्टीप्लीकेशन। नहीं तो आप खोल के देख लो, चेक कर लो, R+1C2 लगा के चेक करके देख लो। गलत बोल रहा हूं तो मैं नहीं ना, यही है। इसको मैं लिख सकता हूं R+2C3, चेक कर लीजिए, है ना? गलत है ओ बाबू, गलत है। अच्छा, x का पावर 4 का क्या लिखूंगा? डायरेक्ट लिखना रहेगा तो बताओ। R+3C4। x का पावर 5 के लिए क्या लिखूंगा? R+4C5। सोचो अन्य, ये लिखेंगे कि तुम 4 बोल रही हो। 4 क्यों बोल रही हो? 4 तो पिछले वाले में यूज हो गया, तो इसमें 5 यूज होगा। 5 ही बोले। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए तामझाम कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर n क्या बोलोगे? देखो, पहली बात तो x का पावर 2 था तो यहां नीचे 2 आया, x का पावर 3 था तो यहां 3 आया, 4 था तो यहां 4 आया, 5 था तो यहां 5 आया, n है तो यहां पे क्या आएगा? n। ठीक है। अब 4 था तो R+3 आया, एक कम। 5 था तो R+4 आया, एक कम। 2 था तो R+1 आया, एक कम। n है तो एक कम आएगा, तो R+n-1। तो ये क्या है? n+r-1 Cn ही है क्या? अब इसमें n+r Cn-r लगा दो, मतलब n+r-1 C, दिस माइनस दिस, n+r-1 माइनस n, तो ये दोनों कट गया, तो n+r-1 CR-1। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन क्या? किसमें? 1 माइनस x का पावर -r। ठीक है। ठीक है, पक्का? अब देखो, देसी भाषा लिखने वाले हैं अपन, कंक्लूड करने वाले हैं, ये सब जो लिखे हैं उसका मीनिंग क्या होगा, हम सुनते साथ हम हमारा मन क्या कहेगा, हम बोलेंगे क्या, ये सोचेंगे इसको पढ़ते साथ ही। अब देखिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन 1 माइनस एक्स का पावर -r इज n+r-1 CR-1। यही मीनिंग हुआ। डेट इज कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन 1 माइनस एक्स का पावर -r is number of ways of distributing identical objects। कितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स? n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स among r%। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r% में बांटने के तरीके दो हो गए, मतलब
मन में सोचने के तरीके, एक है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर माइनस आर। ठीक है, तो मतलब अगर कोई पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 2 इन 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 5, इसका मतलब क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स को 5 लोगों में बांटना, 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग कितना पर्सन, 5%। अरे बात समझ में आना तो बोल दो। और आंसर क्या होगा इस चीज का, दो ऑब्जेक्ट 5%, 2 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1। ओके, मीनिंग ये होता है। और बोलो, और मैं लिख रहा हूं, आप लोग मीनिंग पर लिखते जाना अपना। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 9, इसका मीनिंग क्या हुआ, 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग 9 पर्सन्स। अब इतना तामझाम हुआ ही क्यों ना, इतना बढ़िया जीवन चल रहा था, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन लिख रहे थे, ये क्यों आ गया सर, ऐसा सब लिखने की क्या जरूरत है, लिखने की जरूरत है। चलिए आपका एग्जाम रखते हैं, क्या रखते हैं, एग्जाम। ठीक है, आप लोगों को जेई का पेपर है, जेई मेंस का, ठीक ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 3 सब्जेक्ट होते हैं, आप पता है, तीनों का मिला के आपका 230 नंबर आ जाए, तीनों का मिला के आपका 230 नंबर आ जाए, 230 ज्यादा कर दिया क्या, उतना नहीं आएगा, 180 कर दूं, 180 नंबर जो अगर आप बना सोच लोगे, आपके दिमाग में गलती पकड़ लोगे, नॉर्मल तरीके में क्या गलती है, तो मैं आपको 180 नंबर दे दूंगा, है ना। कितने तरीके हो सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, ठीक है। इंटीग्रल नंबर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं, क्या मिल रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नंबर, 0 से तो कम नहीं लाओगे, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या गड़बड़ है इसमें, गड़बड़ क्या है, इसको सॉल्व नहीं करो, अभी सॉल्व करने के लिए मैं 1-2 प्रॉब्लम और कराऊंगा खुद से लिखवा के। आप बताओ कि नॉर्मल तरीके में n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन अगर मैं यहां लगा दूं तो क्या गड़बड़ है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन में ये गड़बड़ है कि 180 को 3 लोगों में बांट रहे हो, तो उसमें एक ये बंटवारा ये भी है कि फिजिक्स में 100 मिल जाए, केमिस्ट्री में 0 और ये मैथ्स में भी 0, फिजिक्स में 178 मिल जाए, बाकी दोनों में 1-1 मिल जाए, एक में 150 मिल जाए, 50 मिल जाए, 50 नहीं 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, ये भी केस है। ये सब केसेस तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि अकेले फिजिक्स में तुम्हारा 100 से ज्यादा नंबर आ सकता है क्या। तो जब ऐसी लिमिटेशंस आए तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मल्टीनोमियल थ्योरम, जब बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हो। 2 तक में तो चला लेते आप कि इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, जैसे ए और बी वाला एक क्वेश्चन किए, एन ए 5 से 8 के बीच में होना चाहिए, एन बी किसके बीच में होना चाहिए, 8 से 12 के बीच में होना चाहिए, वाला जो क्वेश्चन किए थे वो 2 वाला था, वो चला लेते थे। लेकिन जब 3 लोग हो जाएं, 4 लोग हो जाएं, 5 लोग हो जाएं, 6 लोग हो जाएं, तो 6 लोग हो गए तो थोड़ी ना कर पाओगे, एक का डिफरेंस, 1-1 कारण जो वायलेशन, फिर 2-2 के कारण वायलेशन, फिर 3-3 के कारण, फिर 4-4 के वायलेशन, ऐसे करते करते तो क्या हो जाएगी रात। तो चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इन ए पेपर of JEE means student scores 230 marks
in PCM getting at least 50 in each. Find the number of ways, है ना, in which it can happen. देखिए तो कैसे होगा बच्चों, अब इसके लिए वो यूज नहीं कर सकते जो हम लोग पढ़े थे। क्यों? क्योंकि 50 से ज्यादा होना है और 100 से कम मार्क्स होने, है ना। 230 है तो किसी को 230 दे नहीं सकते ना, समझ रहे बात को। किसी को ऐसा भी नहीं दे सकते 120 दे दिए 110 दे दिए, ऐसा भी नहीं दे सकते। तो हम ऐसे लिखेंगे, टोटल कितना है मेरे पास 300 मार्क्स है टोटल, तो ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 230 इन, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 230 इन, पहला सब्जेक्ट में मार्क्स कहां से कहां तक है, पहले सब्जेक्ट में यहां से यहां तक मार्क्स आ सकते हैं, x का पावर 50 से लेके x का पावर 100 तक, इनटू x का पावर 50 से लेके x का पावर कहां तक 100 तक। ये फिजिक्स के लिए हो गया, ये केमिस्ट्री के लिए हो गया, इनटू x का पावर 50 से लेके x का पावर 100 तक। ये जो आंसर देगा वही मेरा आंसर होगा किसका, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 230 मार्क्स अमंग 3%। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या था, 2 इतने लोगों में बांटना, x का पावर 4 क्या था n, x कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n क्या था मल्टीनोमियल थ्योरम में, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को इतने लोगों में बांटना। तो वैसे ही x का पावर 230 मतलब 230 लोग को 3 लिखे हैं तो 3 लोगों में बांटना। क्लियर है? क्या कॉमन है, x का पावर 50, तीनों में से कॉमन है, हाँ ना, तो बोलो। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस जेड जेड डैश एक्स का पावर 50, 1 प्लस एक्स प्लस जेड जेड डैश एक्स का पावर 50, 1 प्लस एक्स का पावर 50। ओके, तीनों में से मैंने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत किसी को, हाँ ना बोलो। कोफिशिएंट ऑफ क्या बच्चों, एक्स का पावर 230, तो ये कितना हो गया टोटल 150 हो गए टोटल। तो 230 में से 150 ये हो गए, तो बचे कितने, बचे में से कितना पावर चाहिए 80। तो ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 80 इन, पहला ब्रैकेट क्या था 1 प्लस एक्स का पावर 50, दूसरा भी यही था तीसरा भी यही था, इसके क्यूब में। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 80 चाहिए इसके क्यूब में। क्लियर, पक्का है ना। ये 150 हो गए, तो ये पूरे में 230 चाहिए, 150 यहां से निकल गए, मतलब बचे हुए में से 80 हमारा आंसर होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 80 इंटू से, बाकी इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है ना यार, तो उसको लिखेंगे क्यों, उसका कोफिशिएंट तो 1 है। ठीक, x का पावर 80 इन, ये क्या चीज है बताओ, जीपी है, क्या है जीपी। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो ऐसे लिखते हैं 1 माइनस एक्स का पावर 51 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस आर का पावर है ना अपॉन 1 माइनस आर का होल पावर क्या है बच्चों 3। क्लैरिटी है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 80 इन 1 माइनस एक्स का पावर 51 का पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर -3। इसमें मेरे को एक एक्स का पावर 80 जितने तरीके से मिलेगा वो ही मेरा आंसर होगा। ठीक, ये क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 51 का पावर 3 कितना होता है, जो भी होता है 51 इंटू 3 -3
ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट तो ये बनेगा, और ये ब्रैकेट जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उससे खुलेगा बच्चों, ठीक है? या तो क्लियर? तो x का पावर 80 चाहिए इसमें, तो यहां से 1 उठाए, यहां से x का पावर 80 उठाए तो भी आंसर हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन x का पावर 80 बनेगा। तो यहां से 1 उठाए मतलब यहां से 1 उठाए, तो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 80 इन 1 माइनस एक्स का पावर -3। इसका मतलब क्या है? 80 को 3 लोगों में बांटना। तो क्या लिखेंगे? 80 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, ठीक? इसके साथ यहां पे कुछ भी मल्टीप्लाई करूं x का पावर 80 आएगा। ये x का पावर कितना है? 153। x का पावर 153 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो x का पावर 153 से बड़ा ही होगा ना, तो यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। इसके साथ 51 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 29 मल्टीप्लाई करूंगा, तो वहां से क्या बनेगा? x का पावर 80। तो यहां 51 के साथ क्या है? -3। 51 के साथ क्या है यहां पे? -3। और इससे क्या उठाना है? x का पावर 29, मतलब 29 को 3 लोगों में बांटना है। 29 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। यहां से कुछ उठाऊंगा तो बनेगा क्या होगा? ये 102। 102 के साथ कुछ भी उठाऊंगा नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा? 82 C2 माइनस 3 इंटू 31 C2। आ रही बात समझ में? एक बार देखो शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या हुआ। क्या डाउट है बता, फिर से बता देंगे। यहां से 51 उठा रहे हो, टोटल 80 चाहिए, तो यहां से कितना उठाना पड़ेगा? तो 29। तो 1 माइनस एक्स का पावर माइनस क्या था ये? 3 में x का पावर 29 चाहिए, तो 29 को 3 लोगों में बांटना है। तो 29 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 है ना। और भी पॉसिबिलिटी होती तो और भी लिखते। तो क्या चाहिए रहता है? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर जो चाहिए इनटू जो ब्रैकेट की जो जो वैल्यूज हो सकती है जहां से जहां तक, ठीक है? क्यूब खोलने के बाद कंपेयर x का पावर 80 चाहिए ना मेरे को यार। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 80 कैलकुलेट किए कि यहां पे x का पावर 80 मिलेगा कैसे? 1 के साथ यहां पे x का पावर 80 लिए एक तरीका, यहां से तो मिलेगा नहीं। यहां से x का पावर 80 लेने के लिए x का पावर 20 लिए दूसरा तरीका, और यहां से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक बैट्समैन है बच्चों, बैट्समैन, उसको एक ओवर में 17 रन बनाने हैं। नो वाइड, नो बॉल, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? नो वाइड नो बॉल कितने तरीके से हो सकता है? ठीक है, जानते हो क्रिकेट एक ओवर में कितनी बॉलें होती है? 6। मतलब पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी बॉल, पांचवी बॉल, छठी बॉल, सब मिलकर कितना होना चाहिए? 17 रन। अब बच्चों यहां पे कैच ये है कि नॉर्मल तरीका क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि एक बॉल में 6 रन से ज्यादा थोड़ी ना बना दोगे, वाइड और नो बॉल नहीं हो रहा है, ठीक है? इसलिए हम नॉर्मल तरीका नहीं यूज कर सकते। 6 लोगों में वो है, क्या है, क्या बोलते हैं उसको, वायलेशन। तो हम लिखेंगे क्या? कोफिशिएंट ऑफ, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए,
कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 17 इन, कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 17 इन, पहले बॉल में कहां से कहां तक रन जाता है? 1 से 6 नहीं, डॉट भी तो हो सकती बॉल, 0 से 6। दूसरे बॉल में कहां से कहां तक रन जाता है? 0 से 6। सब बॉलों में कहां से कहां तक रन जाता है? कुछ कॉमन है? पिछले बार तो कॉमन था, इस बार कुछ कॉमन नहीं है। तो x का पावर 17 इन, ये ब्रैकेट क्या है? 1x x स्क्वायर x का पावर 6 का होल पावर क्या है बच्चों? 6। कोफिशिएंट चाहिए ना। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूं बच्चों ना, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। x का पावर 17 इन, ये क्या है? जीबी। तो a 1 है, 1 माइनस r का पावर कितने टर्म हो गए? 1 माइनस x का पावर 7 अपॉन 1 माइनस x का होल पावर क्या? का होल पावर 6। अरे यार शिट यार, शिट। x का पावर 17, 1 माइनस x का पावर 7 का पावर 6 इंटू 1 माइनस x का पावर -6। बाइनोमियल लगाना है। देखिए बाइनोमियल लगाना पड़ेगा बच्चों, है ना? यहां तक क्लियर है? x का पावर 17 चाहिए, तो इस ब्रैकेट को बाइनोमियल से खोलते हैं। इस ब्रैकेट को किससे खोलते हैं? बाइनोमियल से। तो ये होता है 6c0, पहले टर्म का पावर 6, दूसरे टर्म का पावर 0, प्लस 6c1, पहले टर्म का पावर, इन दोनों का माइनस कितना? 5, और दूसरे टर्म का पावर कितना बच्चों? 1। 6c2, पहले टर्म का पावर 4, दूसरे टर्म का पावर 2। 6c3, पहले टर्म का पावर 3, दूसरे टर्म का पावर 3। 6c4, पहले टर्म का पावर 2, दूसरे टर्म का पावर 4। 6c5, पहले टर्म का पावर 1, दूसरे टर्म का पावर 5, और 6c6, पहले टर्म का पावर 1, दूसरे टर्म का पावर 6। बच्चों ये होता है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है? अब कुछ जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा समस्या जा सकता है, जो लोग पढ़े हैं वो लोग जानते हैं। तुम लोग जानते ना? 2-4 लोगों का लिख के भी दिखा दूंगा, इस टाइप में जो यूज होने वाला है वो लिख के दिखा दूंगा। यहां पे लिखूं साइड में कि पहले इसको कंप्लीट करें? इसको कंप्लीट कर लेते ना। x का पावर 17, देखो यहां पे x का पावर क्या है? x का पावर है ही नहीं, 7 का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो x का पावर है ही नहीं। तो यहां से 1 उठाऊं और यहां से x का पावर 17 उठाऊं तो बन जाएगा x का पावर 17। यहां से 1 उठाऊं, यहां से 17 उठाऊं तो बन जाएगा। तो वहां से यहां से 1 उठाने का, यहां तो 1 ही है, ये तो यहां 17, x का पावर 17, मतलब 17 को कितने लोगों में बांटना है? 6 लोगों में। तो क्या लिखेंगे? 17 प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1। अब यहां पे x का पावर 7 है बच्चा, x का पावर 7 है, उसके साथ ये है क्या? आप देखेंगे तो ये क्या है? -6 है। 6 ही 1 होता है, 6 1 का पावर 5 होता है, 1 माइनस साइन तो है, नहीं समझ पाए? तो यहां पे क्या है? -6। तो यहां से x का पावर 7 उठाए तो यहां से क्या उठाना पड़ेगा बच्चों? 10, तभी तो क्या बनेगा? 17। तो 10 मतलब
10 को कितने लोगों में बांटना है? अरे क्या दब गया? 10 को कितने लोगों में बांटना है? 6। तो कैसे लिखोगे? 10 प्लस 6 माइनस 1 सी 6 माइनस 1। फिर अगला देखिए 6C2। 6C2 कितना होता है? 15 होता है। 1 का पावर 4 तो 1, माइनस का स्क्वायर करूंगा तो +1। ये क्या है? x का पावर 14। तो यहां से क्या उठाऊंगा? x का पावर 3, तब जाके मिलेगा 17। तो मतलब 3 को कितने लोगों में बांटना है? 6 लोगों में। तो क्या लिखेंगे? 3 प्लस 6 माइनस 1 सी 6 माइनस 1। ठीक है। अब इधर देखिए ये कितना बनेगा? x का पावर 21। अब 21 मेरे को 17 ही बनाना है, तो आगे सबसे बनेगा। ये सब मेरे कोई काम का नहीं है। तो ये क्या है आपका आंसर? कितना बनेगा देखो ये 22C5 माइनस 6 इंटू 15C5 प्लस 15 इंटू 8C5। ये है आपका नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस। किसको समझ नहीं आया? अभी भी थोड़ा थोड़ा तो आया होगा। ये तो समझ में आ गया होगा कोफिशिएंट कैसे देख रहा हूं, फिर हर ब्रैकेट को कैसे बना रहा हूं ये भी समझ में आ गया होगा। बस आपको ये लग रहा होगा कि ये ब्रैकेट को सर कैसे खोले, ये वाले को। तो मैं 1 सेकंड के लिए लिख देता हूं। लिख दूं? रुक जाओ बोल रही बच्चे, रुक जाते हैं। नहीं समझ में आया हिमांशी अभी? तुमको सच्ची बताओ। क्या बातें चल रही है? देखिए ये है होता है बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स का पावर n, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है। NC0 पहले वाले का पावर n, दूसरे वाले का पावर जो ये लिखा हुआ है वो। याद रखना दोनों का मल्टीप्लिकेशन का पावर n ही आना चाहिए। प्लस NC1 पहले वाले का पावर n-1, दूसरे वाले का पावर 1। NC2 पहले वाले का पावर 2, दूसरे वाले का पावर, पहले वाले का पावर n-2, दूसरे वाले का पावर 2। NC3 1 का पावर n-3, पीछे वाले का पावर 3 एंड सो ऑन। कहां तक? NCn x का पावर n। और पहला लिखने का जरूरत भी नहीं है आपको। क्यों? 1 लिखने की क्या जरूरत है? तो याद रख लो बच्चों 1 प्लस एक्स का पावर n अभी के लिए NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स, NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, NC3 इंटू एक्स क्यूब, ऐसे करते NCn इंटू एक्स का पावर n। यही काम आने वाला है अभी। 1 माइनस एक्स का पावर n, NC0 माइनस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर माइनस NC3 एक्स क्यूब एंड से करके -1 का पावर n, NCn एक्स का पावर n। ये याद कर लो, ये दोनों ही काम आने वाले हैं अभी। ये तो इसी से निकला है, एक्स की जगह -x रख दिया हूं। नीचे वाला, ऊपर वाला भी याद है तो भी चलेगा, दोनों याद है तो भी चलेगा। यही काम आने वाला है अभी, और कुछ काम नहीं आने वाला। ओके, एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मेरे को? ठीक, तो 2 क्वेश्चन है, एक नहीं मेरे 2 क्वेश्चन है आपके लिए। पलटू नहीं, ये दोनों काम आने वाला है इस ब्रैकेट को। जो पहला ब्रैकेट जो ऊपर बने रहता है उसको खोलने का काम आने वाला है बच्चों। एक्स की जगह कुछ लिखा हो सकता है, इनकी जगह भी कुछ लिखा हो सकता है। अन्य को डाउट? देखिए 3 डाइस नहीं, a dice is thrown thrice. Find the number of ways its sum can be। कितना बच्चों? 13। 3 बार फेंके हैं, सम 13 चाहिए। मतलब 1 6 6 भी हो सकता है, 2 5 6 भी हो सकता है। मतलब ऐसे कितने भी पॉसिबिलिटी है, सब लिखनी पड़ेगी। समझ गए ना?
ए डाई इज थ्रोन थ्राइस, 3 बार फेंके हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इट ऑलवेज, इट्स नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इट्स सम कैन बी 13। कितने तरीके से 13 होगा, सॉल्व करोगे। डाइज में कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से 6, 3 बार डाइस थ्रो किए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना, 13। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 13 इन, पहले ब्रैकेट कहां से कहा जाएगा, x का पावर 1 से लेके x का पावर 6 तक, दूसरा ब्रैकेट भी वहीं जाएगा और तीसरा ब्रैकेट भी वहीं जाएगा, क्योंकि डाइस का सम ही ऐसा होता है बच्चों, 1 से लेके 6 तक ही जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस x का पावर 6 का पावर 3। यहां तक क्लियर है सबको। अब कुछ कॉमन निकला तो कॉमन निकाल दो, क्या कॉमन निकल रहा है, x, तो बन जाएगा क्या, x क्यूब बाहर निकलेगा, तो 1 प्लस डैश 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 x का पावर 5 का पावर 3। तो पूरे में 13 देखना था, इधर 3 बाहर निकल गया, तो इसमें कितना देखना है, 10। आ रही बात समझ में, यहां तक क्लियर है गोविंद। अब इधर देखो शौर्य प्रताप, अगर क्लियर नहीं है तो अब देखो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन 1 प्लस डैश 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 x का पावर 5 का पावर 3। अब यहां पे बाइनोमियल लगा दिए, बाइनोमियल नहीं, क्या लगा दिए, जीपी। तो a क्या है, 1 ही है, 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर का पावर 3। आई बात समझ में। अब ये है 1 माइनस एक्स का पावर 6 का पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर -3। इसमें मेरे को ये चाहिए x का पावर 10 चाहिए, ठीक है। अब इसको खोलने के लिए मैं बोल रहा हूं बाइनोमियल से खोल लो, आपको आइडेंटिटी आती है मैं मानता हूं, लेकिन मेरे लिए एक बार बाइनोमियल से खोल लो। तो कैसे लिखेंगे, 3c0 पीछे वाले का पावर 0, माइनस साइन है तो अगला वाला आएगा -3c1 पीछे वाले का पावर 1, फिर अगला +3c2 पीछे वाले का पावर 2, फिर -3c3 पीछे वाले का पावर 3। ये बाइनोमियल से खोलते हैं इसको, एकदम सिंपल है। अगला चैप्टर भी मैं आपको यही पढ़ाऊंगा तो आप पूरा सीख जाओगे, बाकी मेरे ख्याल से पकड़ लिए होगे, एक बार खोलना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। माइनस रहेगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस, तो फिर यहां माइनस मत यूज कर देना ना, अगर यहां माइनस यूज कर दियो तो। इनटू क्या है, 1 माइनस एक्स का पावर -3। अब देखो यहां पे क्या है, टोटल 3c0 क्या आता है 1, ये भी क्या है 1, तो यहां से 1 उठाए और यहां से 10 उठाए, तो 10 को 3 लोगों में बांटना, वही तो मतलब हुआ, 10 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, ओके। यहां से x का पावर 6 उठाए तो वो कैसे उठेगा, यहां से -3c1 उठाना पड़ेगा। x का पावर 6 उठाए तो यहां से क्या उठाना पड़ेगा, x का पावर 4, मतलब 4 को 3 लोगों में बांटना है, 4 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1। अब अगला क्या है, 12 है, 12 मेरे को तो 10 चाहिए, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, कितना हुआ ये, हाँ 12c2 माइनस 3 इंटू 6c2, 12c2 होता है बच्चों 12 66, 3 इंटू 15 66 माइनस 45, कितना है। आ रही बात समझ में, मेरे ख्याल कर रहे हो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मल्टीनोमियल थ्योरम का। कब यूज होता है, जब रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो। अब बच्चों ये सवाल है, 230 हट के अगर 190 होता तो क्या करते, तो पहले तीनों को 50 50 50 दे देते, तीनों को 50 50 50 दे देते, वो एक ही तरीका है। बच्चे कितने नंबर, 40 नंबर बचे ना। अब 40 के 40 भी एक आदमी को दे दोगे तो 100 से पार नहीं होगा, तो 190 के लिए यूज कर सकते थे 40 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, ठीक है। लेकिन 230 के लिए नहीं यूज कर सकते, 230 में कितना हो जाएगा 80, तो किसी एक को और 80 मिल गया तो 50 प्लस 80 कितना होता है 130, तो 230 जो पहले था वो यूज इसके लिए नहीं यूज कर सकते थे, लेकिन 190 के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो
तो बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है हमारा डी अरेंजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जो अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर ये चैप्टर